हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। और चूंकि पूरे देश में कोविड संक्रमण जो है कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए आप लोग जो है उसके प्रति सचेत भी होंगे। आज सुबह लाइव आकर के कुछ जानकारियाँ शेयर की थी, उसमें से जो रांची रिम्स की संबंधी जो जानकारी थी वो सही साबित हुई, और बाकी शिक्षकों के संबंधी जानकारी है वो कल तक जो है आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो वीडियो बन रहा है साथियों, ये वीडियो टोटली पंचायत सचिव को डेडिकेटेड है, उनके छात्रों को डेडिकेटेड है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पंचायत सचिव के वेतन, भत्ते, कार्य, उनकी जिम्मेदारियां, उनके कर्तव्य और उनका कैसे कैसे नियोजन होगा, कैसे उनका प्रोसेस होगा, उनका प्रोविजन पीरियड कितना होगा, प्रोविजन पीरियड के दौरान क्या क्या करना होगा उनको, उनका ट्रेनिंग होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, कहाँ पे होगा ट्रेनिंग, उसके बाद उनका प्रोन्नति प्रमोशन के रिगार्डिंग जो जितनी भी इस तरह की जो क्वारीज आप लोगों के मन में है, इस वीडियो को टोटली देखने के बाद आपके मन के सारे क्वारीज जो है निकल जाएगी। ठीक है, ये वीडियो हम लोग के द्वारा बनाया गया है, एसएलपी लीगल टीम के द्वारा। आशा करता हूँ आप लोग सभी जो है इसको एंजॉय कीजिएगा और अधिक से अधिक जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि जो मैक्सिमम छात्र हैं जो पंचायत सचिव की तैयारी कर रहे हैं या इस वैकेंसी से जो संबंधित हैं, उन सभी छात्रों तक जो है ये मैसेज, सूचना पहुंच सके। जो जानकारियाँ दी जा रही है वो सभी के सभी 100% सही होने वाली है, सटीक होने वाली है। इसका साक्ष्य भी उपलब्ध है हम लोगों के पास। अगर किन्हीं भी सदस्य को या किन्हीं भी साथी को कहीं भी किसी भी कंटेंट के रिगार्डिंग कोई भी आपत्ति अगर होता है तो वो सीधा हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग का नंबर ग्रुप में दिया हुआ है, डायरेक्टली वो हम लोग के साथ ग्रुप में जुड़ने के बाद अपना जो भी क्वारीज है वो सीधा हम लोग के पास रखें। मैं पुनः जो है एक बार और रिपीट कर देना चाहता हूँ, यह वीडियो टोटली पंचायत सचिव के छात्रों को डेडिकेटेड है। पंचायत सचिव से संबंधित कर्मचारियों को दी जाने वाले वेतन, भत्ते और एवं अन्य सुविधाएं, उन सारे के सारे पहलुओं पर इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो में प्लीज बने रहें। ठीक है, चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है सेवा संवर्ग से संबंधित कुछ सूचनाएं आप लोग को देना है कि आखिर पंचायत सचिव का जो सेवा है या जो आपका सर्विस है ये किस तरह का सर्विस है, और इसका मतलब नियुक्ति कैसे होता है, क्या इसका मतलब तरीका है। आप लोग कुछ कुछ तो इसके मैटर में जानते हैं। जैसे आप लोग ये जानते होंगे कि पंचायत सचिव का जो भी मतलब ये सेवा है यह एक नॉन गैजेटेड है। नॉन गैजेटेड मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं अराज्य, अराजपत्रित। नॉन गैजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल इसको कहा जाता है। ठीक है, मंत्रालय से संबंधित तो है किंतु डायरेक्टली ये मंत्रालय से कनेक्टेड नहीं है। इसका नोडल अधिकारी जो होता है वो जिला का उपाध्यक्ष ही होता है। दैट्स वाई जो है इसका एक अलग से मतलब प्रोसेस है। इसको समझने के लिए आप लोग जब सेवा में जाइएगा तो इस चीज को समझिएगा बेहतर तरीके से। अब तक क्या था साथियों कि पंचायत सचिव का जो संवर्ग था या पंचायत सचिव का जो वाली होता था वो जिलावार होता था, जिलावार उसका संवर्ग बनता था। इस लाइन पे फोकस कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 जो मैंने कहा, पंचायत सचिव का जिलावार संवर्ग होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इस विषय को संशोधित कर दिया गया है। अब जिलावार की जगह राज्य स्तरीय संवर्ग बनेगा हमारे नियुक्ति में। इस नियुक्ति में, भविष्य में नियुक्तियां कैसे होगी, क्या होगी, उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन इस नियुक्ति में राज्य स्तरीय संवर्ग बनेगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ये लाइन, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा जब आपका ट्रांसफर पोस्टिंग जो होगा तो वो इस लाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। इसलिए हम लोग के द्वारा कहीं भी एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, तभी जो आगे बढ़िएगा। नहीं समझ में आएगा फिर से रिपीट कीजिएगा, वीडियो साइड पे ही रहेगा, डिलीट नहीं होगा, बार बार देखिएगा, टोटल समझ जाइएगा। आप लोग का जितना भी क्वारीज है इस वीडियो में लगभग सारे क्वारीज का जो है समाधान करने की कोशिश की गई है। सिंपल सा बात है, दो चीज तो आप लोग समझ गए। तीसरा एक सिंपल सा बात है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक पंचायत सचिव तो होगा ही होगा। लेकिन झारखंड में कंडीशन ऐसा साथियों कि ग्राम पंचायतों की संख्या तो अधिक है, लेकिन पंचायत सचिव की संख्या उतनी अधिक नहीं है। तो मे भी एक पंचायत सचिव को 2-3 ग्राम पंचायतों का प्रभार मिल सकता है। आप लोग उसके लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहें और शारीरिक रूप से भी तैयार रहें। ठीक है, आप लोग को पक्का मिलेगा। अब अगला थ्रेशोल्ड में वो जाते हैं जहां हम लोग भर्ती और नियुक्ति के बारे में थोड़ा सा जो है डिस्कशन कर लेंगे कि आखिर इसकी भर्ती और नियुक्ति कैसे होती है। तो इस सेवा भर्ती और नियुक्ति का ये मतलब नहीं है कि जो आपका रोस्टर निकला, एग्जाम हुआ, वो अलग मैटर है। अब जो बातें बताने जा रहा हूँ वो आपका नियुक्ति के बाद का मैटर, इसको समझिएगा कि इस सेवा संवर्ग की जो नियुक्ति है
इसके नोडल अधिकारी उपायुक्त होंगे, डीसी इसको कहते हैं। वही जो है आपको नियुक्त करेंगे जिले में, याद रखिएगा। आपका जो सर्वे सरवा रहेंगे वो डीसी ही रहेंगे। आपको सारा सवाल का जवाब उन्हीं को देना है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी हो। वीडियो सर भी आपसे पूछेंगे, लेकिन डायरेक्टली जो है उन्हीं के अंतर्गत आप लोग आइएगा। अगर वो डायरेक्टली आपसे सवाल करेंगे तो आपको डायरेक्टली जवाब देना होगा, और बिना कुछ हेर फेर किए जवाब देना होगा। एकदम सीधा सवाल का सीधा जवाब देना होगा, वो कोई इधर उधर का नहीं सुनेंगे। आ, पहले तो क्या था कि साथियों कि इस नियुक्ति में ग्राम रक्षा दल का भी कुछ कुछ योगदान था, लेकिन दलपति लोग का भी जो है कुछ कुछ योगदान था। लेकिन अब जो है टोटल बहाली को जो है संशोधित करके कह दिया गया कि अब जो है पूरी की पूरी पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। पंचायत सचिव के पदों पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। अब दलपति वगैरह का इशूज खत्म हो गया, डायरेक्टली अब जो एग्जाम दीजिएगा और उसके बाद पास होकर के आइएगा। आप लोग तो सभी जानते हैं कि जो आरक्षण का जो सामान्य नियम है वो तो इसमें लागू होगा ही होगा। जो सामान्य एसटी, एससी, ओबीसी, बीसी, ओबीसी इसको जितना मिलता है वो रोस्टर के अकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन इस वैकेंसी के लिए हमेशा जब जब वैकेंसी निकलेगा तब तब 50% का जो आरक्षण होगा वो महिलाओं को डायरेक्टली मिलेगा। 50% का आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, और ना केवल 50% मिलेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट लाइन आप लोग देखिए, पैरा नंबर 4 जो है उसको ध्यान से पढ़िएगा। 5% पद जो है वो तलाकशुदा विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। लेकिन यहाँ एक चीज और याद रखिएगा, तलाकशुदा विधवा अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उक्त 5% जो पद है वो पुनः महिलाओं के लिए प्रस्तावित आरक्षण प्रतिशत में ही समाहित हो जाएंगे। मतलब 50% आरक्षण जो आपको महिलाओं को दिया गया है, उस 50% के अंतर्गत ही 5% जो है वो सिर्फ विधवाओं को, तलाकशुदाओं को दिया जाएगा। और अगर विधवा तलाकशुदा महिला आयोग को नहीं मिलता है या एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को नहीं मिलता है, उस केस में वो जो 5% सीट है वो भी डायरेक्ट जो है फीमेल्स की जो रिजर्वेशन कैटेगरी है 50% उसी में दे दिया जाएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए उसी में छोड़ दिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज था, इसको आप लोग जो मार्क कर लीजिएगा कि अगर विधवा तलाकशुदा का सूट अगर खाली भी रहता है सीट, तो उस सीट में फीमेल कैंडिडेट ही फाइट करेगी। ठीक है। अब आते हैं ट्रेनिंग पर कि इसका ट्रेनिंग क्या होगा, कैसे होगा, कितने दिनों का होगा। तो इस पर भी जो है मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, और उस रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको डाटा दिया जा रहा है कि सेवा में नियुक्ति के उपरांत जो है जो आपका निदेशक रहेंगे, निदेशक आपका जनरली मान के चलिए कि जो पंचायती राज जो आपके पदाधिकारी रहेंगे वो आपके निदेशक रहेंगे। बीडीओ से भी रह सकते हैं, डीसी से भी रह सकते हैं, ये वेरी करता है। वो डिपेंड करता है कि किसने किसको पदभार दे दिया है और किसने किसको जिम्मेदारियां सौंप के रखी हुई है। लेकिन जो प्रशिक्षण होगा वो 6 महीने का होगा आपका। और इस 6 महीने का प्रशिक्षण जो है वो आपको ज्वाइनिंग के बाद होगा, ज्वाइनिंग के पहले नहीं होगा। मे बी ज्वाइनिंग के बाद ही हो, ऐसा तो आपका नियमावली में कहा गया था कि ज्वाइनिंग के बाद जो है आपका प्रशिक्षण होगा। ज्वाइनिंग के बाद याद रखिएगा। तो 6 महीने का प्रशिक्षण में आपको भेजा जाएगा। उसमें एक पाठ्यक्रम भी निर्धारित होगा, एक सिलेबस हर चीज का होता है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको 6 महीना जो है तैयारी भी करना है। और इसके बाद एक एग्जाम भी आपको वहां देना पड़ेगा, छोटा मोटा एग्जाम, जो बहुत टफ डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है, बहुत रेयर माइनर एग्जाम होता है। उस एग्जाम को देना होगा, उस एग्जाम को आपको क्वालिफाई भी करना होगा। और अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको पुनः 6 महीना का प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाएगा, और उसके बाद पुनः एग्जाम दिया जाएगा। और अगर आप फिर भी नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो उसके बाद आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। याद रखिएगा, नियुक्ति आपकी रद्द कर दी जाएगी। आपका जो ट्रेनिंग होगा वो आपका जो जहां आप जॉब कीजिएगा शायद वहीं हो ट्रेनिंग आपका। ठीक है, जिस जिला में आपका जॉब मिलेगा आपका उसी जिला में ट्रेनिंग भी होगा। ट्रेनिंग के उपरांत जो है मान के चलिए कुछ चीजें और भी जान लेनी चाहिए। जैसे प्रशिक्षण के पश्चात नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा जिले में रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जाएगा। ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी आपकी, उसके बाद आपका जो नियुक्ति पदाधिकारी, जो नोडल एजेंसी रहेगा, जो नोडल जो ऑफिसर रहेगा, जो आपको अपॉइंट करेगा, वो आपको एक फिक्स जगह या फिक्स स्थान पे आपको भेज देगा कि नहीं आपको यहाँ एटलीस्ट 3 साल तक सेवा देना है। मिनिमम अगर आपको कहीं भी भेजा जाता है तो आपको एटलीस्ट 3 साल तक वहाँ सेवा देना ही पड़ेगा। 3 साल के पहले जो है आप इधर आगे पीछे दाहिने बाहिने नहीं जा सकते कहीं भी। ठीक है, 3 साल तक एटलीस्ट आपको सेवा देना होगा। ये तो उसका पहला शर्त हो गया। दूसरा कि संवर्ग के पदाधिकारियों को प्रति वर्ष 1 सप्ताह का एक रिफ्रेशर कोर्स से गुजरना होगा जो आयोजित होगा। मतलब एक रिफ्रेशर कोर्स मतलब जो आपका कार्य हो रहा है, ठीक है, उस कार्य के रिगार्डिंग आपको जो है एक डाटा तैयार करना होगा। उस डेटा को जो है आपका जो भी सीनियर रहेगा, सीनियर आपका कहने का मतलब पंचायती राज पदाधिकारी जो है वो आपका सीनियर रहेगा, आपको उसको देना होगा।
कुछ कुछ वित्तीय मामले भी होते हैं जो कि आपका फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। उन वित्तीय मामलों में आपको स्पेशल जो है मेहनत करना होगा, क्योंकि वहाँ जो राजस्व होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी राज्य का, और राजस्व में आपका गड़बड़ी नहीं चल सकता। तो आपको एकदम अच्छे से वित्तीय मामलों की जांच परख कर करके एक फाइल तैयार करके आपको आपके जो नोडल अधिकारी है सीनियर, या तो आपका पंचायती राज पदाधिकारी रहेंगे वो, या फिर आपके बीडीओ सर रहेंगे वो, इनको जो है ये उस फाइल को मांग सकते हैं आपको, जो उनको सबमिट भी करना होगा, ये भी एक काम है। फिर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पर प्रोन्नति के पश्चात सीधी नियुक्ति द्वारा नियुक्त प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के लिए निर्धारित प्रशिक्षण उनके लिए भी अनिवार्य होगा। इसका मतलब ये है कि आप जब प्रमोट करके प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी बनिएगा, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रोसेस है जिसमें आपको फाइनेंस का रिगार्डिंग जो है खाका बना करके जो है अपना सीनियर को देना होगा, तो ये उन पर भी लागू होता है। ये चीज़ें उनको भी करनी होगी, उनके लिए भी अनिवार्य है। जब आप प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पर आ ही गए हैं, तो क्यों ना प्रमोशन पर भी एक बार बात कर लेते हैं साथियों। प्रमोशन के बिना तो काम करने में मजा भी नहीं आएगा। तो प्रमोशन का खाका ये है कि जो आपका प्रमोशन होगा, पंचायती राज पदाधिकारी के कुल पदों का 25% जो पद है वह पंचायत सचिव से राज्य स्तरीय वरीयता सह योग्यता के आधार पर ऐसे पंचायत सचिवों से भरा जाएगा जो स्नातक हो तथा पंचायत सचिव के पद पर कम से कम 7 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों। मतलब जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, मान के चलिए जैसे सीजीएल का जो वैकेंसी आया था, उसमें पंचायती राज पदाधिकारी का आप लोग सीट देखे थे, ठीक है। तो वो 75% सीट था टोटल वैकेंसी का। 25% जो सीट था वह सीट आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भरा जाएगा। और डिपार्टमेंटल एग्जाम में कौन पार्टिसिपेट करेगा? डिपार्टमेंटल एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे पंचायत सचिव, जिन्होंने 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, वो पार्टिसिपेट करेंगे। 25% सीट्स आरक्षित रहेंगी उनके लिए। अगर किसी कारणवश मेधावी छात्र नहीं मिल पाते हैं 25% में से, तो जो सीट बचेंगे उन सारे सीटों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भेज दिया जाएगा। अब फिर सीजीएल का एग्जाम निकलेगा, आपको वो सीटें वहां दिखेंगी, फिर वहां फाइट करके आपको जो है लेना पड़ेगा। ये सिंपल सा जो है प्रमोशन के रिगार्डिंग थी। अब आते हैं प्रोविजन पीरियड, परिवीक्षा काल, जिसको बोलते हैं ना कि 2 साल का हो गया तो मुझे कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता, ये नहीं वो नहीं। तो प्रोविजन पीरियड उसी कहते हैं साथियों। तो सीधी नियुक्ति से सेवा में नियुक्त किए जाने की तिथि से प्रत्येक व्यक्ति को 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रखा जाएगा। ये तो सिंपल सा बात है। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा, जिस दिन भी अपॉइंटमेंट होगा, उस तारीख से लेकर के अगले 2 वर्षों की अवधि तक आपको प्रोविजन पीरियड में रखा जाएगा, और आपका कार्य को देखा जाएगा आपके सीनियर्स के द्वारा कि आप कार्य जो दे रहे हैं वो कार्य सही है, से कर पा रहे हैं कि सही से नहीं कर पा रहे हैं, क्या कमियां हैं क्या नहीं है। अगर आप सही से कर पा रहे हैं तब तो ठीक है, आपका जो है एक लिस्ट बनेगा, वहाँ सूची बनेगी आपकी एक। अगर आप नहीं कर पाइएगा तो उसके रिगार्डिंग फिर आपको आगे तकलीफें झेलनी पड़ेगी, और आप कार्य को कैसे निष्पादित कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग जो खाका बना के भेजेगा वो आपके ग्राम पंचायत के जो मुखिया रहेंगे वो भेजेंगे। तो उनसे अच्छे संबंध बना करके रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर समय कोशिश कीजिएगा कि मुखिया से अच्छे संबंध बने रहें आपके, ठीक है। अ, यदि परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति पदाधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया या संतोषप्रद सेवा प्रदान करने में विफल रहा है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। मतलब प्रोविजन पीरियड में आपकी नौकरी छीनी जा सकती है अगर आपने कुछ भी 19-20 किया या कुछ भी अनैतिक कार्य किया, आपने अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं किया, उस परिस्थिति में भी जो है आपको पूरी तरह से जो है निष्कासित किया जा सकता है। तो केवल अच्छे से काम कीजिएगा, अपने नैतिक दायित्वों को पूरा कीजिएगा। शुरुआत में हमेशा से ही लॉयल रहिएगा अपनी ड्यूटी के प्रति। आप जिस भी ग्राम पंचायत में जाइएगा ये सोचिएगा कि आपको उस पंचायत का भला करना है, क्योंकि आपका लिफाफा तैयार होगा आपके मुखिया के द्वारा। अगर आप भला कीजिएगा तो आपका बेहतर लिफाफा बनेगा, और आपका विभाग में एक अच्छा इमेज बनेगा, तो आपको प्रोन्नति में भी सुविधाएं होगी। अब आते हैं सेवा संपुष्टि में। सेवा संपुष्टि मतलब जो 2 साल का सेवा कंप्लीट कर लेंगे उनको ही सेवा संपुष्टि कहा जा सकता है। तो उसको सिंपली समझिएगा, किसी परीक्षा विधीन
व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि के अंत में उसकी नियुक्ति अस्थायी कर दी जाएगी। मतलब 2 साल बाद, अगर प्रोविजन पीरियड आप लोग पार कर लिए हैं तो प्रोविजन पीरियड के बाद आपकी नियुक्ति कंफर्म कर दी जाएगी, यही वो कहना चाहते हैं। उसमें कुछ एक शर्तें हैं, आपको कब पूरी की जाएगी, तो उसका कार्य जो है और आचरण जो है वो संतोषजनक होना चाहिए। आपने सफलतापूर्वक कार्यों को निष्पादित किया हो, एक ये होना चाहिए। आपकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गई हो, यह भी होनी चाहिए। सत्यनिष्ठा को प्रमाणित कौन करेगा? आपकी सत्यनिष्ठा को प्रमाणित मुखिया करेंगे, बीडीओ करेंगे, यहाँ तक कि इवन डीसी सर करेंगे, पंचायत राज पदाधिकारी करेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से काम करना है, एकदम ध्यान से काम करना है। नियुक्ति पदाधिकारी को यह समाधान हो जाए कि वह अस्थायीकरण के लिए उपयुक्त है। जो आपके नियुक्ति पदाधिकारी रहेंगे, नोडल एजेंसी डीसी सर रहेंगे, उनको ये कंफर्मेशन करवाना आपका दायित्व है कि नहीं, आप जो है एक उम्मीदवार, एक जिम्मेदार उम्मीदवार हैं और आप इस जॉब के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं। और जिला के जो उपायुक्त हैं अंत में वही आपकी सेवा संपुष्टि करेंगे, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब जो है वही आपकी सेवा को संपुष्ट करेंगे। इस चीज को आप लोग जो है ध्यान से याद रखिएगा। सेवा संपुष्टि के बाद जो है वरीयता का निर्धारण होना चाहिए कि आपका सीनियरिटी कैसे होगा, ठीक है। तो सीधी नियुक्ति में व्यक्तियों की परस्पर वरीयता वही होगी जो नियुक्ति के लिए उनके चयन के समय योग्यता क्रम में अवधारित की जाए। मतलब जनरल एज फैक्टर जो होता है वही आपका वरीयता क्रम डिसाइड करता है। बाकी प्रोन्नत कर्मियों का आपसी वरीयता क्रमांक वही होगा जो निचली सेवा में उनका था। इस प्रकार उसकी आपसी वरीयता भंग भी नहीं होगी। मतलब सिंपली कहना था कि एज जो आपका फैक्टर था वही एज फैक्टर ही इंपॉर्टेंट वरीयता क्रम निर्धारित करेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है पदस्थापन, अपना स्थानांतरण, जिसको कहते हैं हम लोग ट्रांसफर पोस्टिंग। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। जो पंचायत सचिव प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे और नियुक्ति पदाधिकारी उनको एक पर्टिकुलर जिला अलॉट करेंगे, ठीक है। तो जिस जिला में उनको अलॉट किया जाएगा उस जिला में उनको एटलीस्ट 3 साल का सेवा तो देना ही पड़ेगा। ये तो पहला चीज है। दूसरा कि पंचायत सचिवों का जो ट्रांसफर होगा वह उनका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, या मतलब होम प्रखंड नहीं होगा। होम प्रखंड मतलब फॉर एग्जांपल कोई मान के चलिए कि आप जिस जिला से आते हैं उसका एक प्रखंड तो होगा। मैं जामताड़ा जिला से आता हूँ, मेरा प्रखंड तो सौभाग्य से जामताड़ा ही पड़ जा रहा है, तो मैं जामताड़ा जिला अलॉट नहीं करेगा, मुझे कहीं और अलॉट करेगा। तो मतलब आप जिस जिला में हैं, मतलब आप जहां से डाल रहे हैं आपको उसी प्रखंड में नहीं मिलेगा, आपको अलग प्रखंड। एक जिला में ढेर सारे प्रखंड होते हैं, तो आप जिस जिला के निवासी हैं आपको उस प्रखंड में नहीं मिलेगा, आपको दूर के प्रखंड में मिलेगा या पड़ोस के प्रखंड में मिलेगा। कहने का तात्पर्य यही है। जो पंचायत सचिव का जो आपका स्थानांतरण है, ट्रांसफर होगा, वह आपका जो जिला स्थापना समिति है उसके द्वारा किया जाएगा। और जिला स्थापना समिति की संरचना है वो कैसी होगी, उसमें कौन कौन से अधिकारी कौन कौन से पद पर होंगे, तो वही बता दे रहा हूँ। एक समिति बनेगी जिसमें उपायुक्त जो है वो अध्यक्ष होंगे, उप विकास आयुक्त जिसको बोलते हैं डीडीसी वह उपाध्यक्ष होंगे, फिर जाके आपका जिला पंचायत राज अधिकारी जो है वो आपके सदस्य होंगे, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का एक राज्य पदाधिकारी जो होगा वो भी आपका सदस्य होगा। तो ये जो है आपके 4 लोग रहेंगे, 4 लोग मिलकर के निर्धारण करेंगे कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना, मतलब कहाँ जाना है, कहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। पंचायत सचिव का जो स्थानांतरण, मतलब आपका एक तरह से कहा जाए कि जो स्थानांतरण एक स्थान पर पदस्थापन के 3 वर्ष के उपरांत ही किया जाएगा। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो 3 वर्षों के बाद ही हो पाएगा। लेकिन लेकिन विशेष परिस्थितियों में जो है वह आपका 3 वर्ष से पहले भी ट्रांसफर कर सकता है। एक जिला से दूसरे जिले में स्थानांतरण की शक्ति निदेशक पंचायत राज में ही निदेश, मतलब आपका जो विभाग है वही आपका ट्रांसफर पोस्टिंग को जो है पूरा का पूरा मैनिपुलेट करेगा। इसमें यही जो है कहा है। अब पंचायत सचिव के कार्यों को जान लीजिए। जब आप पंचायत सचिव बन रहे हैं तो कार्यों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम की अनुसूची 11 में वर्णित कार्यों के संपादन के प्रति उत्तरदायी होना। जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था वो पंचायती राज से संबंधित था। तो उनमें जितनी कार्यों की सूची दी गई थी, जो जो कार्य थे उन सभी कार्यों के प्रति आपको जिम्मेदारी लेनी होगी।
दूसरा है झारखंड पंचायत राज अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमावली, उपनियमों, विभागीय आदेशों और अनुदेशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना होगा तथा ग्राम पंचायतों को इससे अवगत कराना होगा। ये तो आप देख ही रहे हैं, इसमें कुछ समझाने लायक बातें नहीं है। एक तीसरा इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत कार्यालय को व्यवस्थित रखना होगा तथा ग्राम पंचायत के पुराने अभिलेख को पंजीकृत करने के पश्चात सुरक्षित रखना होगा। डेटा को जो है, देखिए आपका पहले क्या क्या था कि जो डेटा थे वो फाइल्स में थे। अब तो डेटा क्या है कि वो आपका सिस्टम में रहते हैं, तब ज़्यादा आसानी होती थी। लेकिन पहले के जो फाइल्स हैं ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आपको उनको भी संजो के रखना है। आप उन डेटा को जो है ऑनलाइन नहीं कर सकते। कुछ डेटा है जो फाइलों में ही रहेंगे। अभी जो डेटा आ रहा है वो तो आपका जो है ऑनलाइन रहेगा, उसका रिगार्डिंग दिक्कत नहीं है। जो पुराने जो डेटाबेस है जो कि फाइल में पड़े हुए, आपको उनको सुरक्षित रखना है। उनकी मेन यही कहना चाह रहे हैं उनके माध्यम से, ठीक है। पंचायत कार्यालय में कार्यावधि के दौरान उपस्थित रहना, जो भी कार्य होगा पंचायत कार्यालय में, तो आपको जो है उसमें समय अनुसार उपलब्ध रहना है। ग्राम पंचायत के कार्यालय तथा उसकी संपत्ति को व्यवस्थित तथा सुरक्षित रखना। अब ग्राम पंचायत के कार्यालय तथा उसकी संपत्ति को समझिए, उसकी संपत्ति में क्या हो सकती है। जो भी आपका वहाँ का पंचायत वेब सीरीज आप लोग सभी ने देखा होगा। तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक मॉनिटर चोरी हो गया था। तो सिंपली ऐसा समझिए कि चोरी नहीं होना चाहिए मॉनिटर। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ भी चोरी नहीं होना चाहिए, ढंग से जो है सब चीज व्यवस्थित रहनी चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, आप फंसिएगा और कोई नहीं फंसेगा अगर कुछ भी 19-20 होता है तो। ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक के लिए यथास्थिति मुखिया के अनुमोदन से कार्यसूची तैयार करना। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको दिया गया है कि जब ये बैठक होगी तो बैठक में जो है आपको ही जो है बैठक का ये करना होगा। मतलब सब कुछ फिक्स करना होगा, सबको बताना होगा कि बैठक के मेन मुद्दे क्या हैं, बैठक का कैसे इसको इनिशिएट करना है, बैठक को कौन कौन से मतलब अतिथि रहेंगे, मुखिया रहेंगे, उप मुखिया रहेंगे, प्रधान रहेंगे ग्राम के, और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अनुमोदन की सूची आपको ही तैयार करनी है, ये भी एक काम है। फिर ग्राम पंचायत द्वारा पारित किए गए संकल्प को मुखिया के हस्ताक्षर से एक प्रति बैठक में उसके पारित होने की तारीख से 3 दिनों के अंदर प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजना होगा। जो भी योजनाएं जो भी जितनी भी योजनाएं आपकी बैठक में होंगी, तैयार होंगी, उन सभी योजनाओं को एक लिफाफा में लिखना है या लिफाफे में तैयार होगा। फिर वो आपका मुखिया जो है वो साइन की सिग्नेचर करके अपनी सहमति देंगे। फिर उसको 3 दिनों के अंदर ड्राफ्ट बना करके आपको आपके जो सीनियर विभाग हैं जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी रहेंगे उनको आपको भेजना होगा। यह कार्य है। फिर ग्राम पंचायत के मुखिया तथा सदस्यों और ग्राम सभा के सदस्यों को अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के आधार पर सही सलाह देना। देखिए जाहिर सी बात है, जो मुखिया बनते हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उन्हें लॉ की जानकारी, उतनी कानून की जानकारी नहीं होती। तो उन जानकारियों के प्रति उनको सचेत करने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। और ऐसे किसी कार्य या संकल्प के मामले में जो अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए उपबंधों के विरुद्ध हो उसका ध्यान आकर्षण करना होगा। मतलब जहां भी कुछ भी अनिष्ट कार्य हो, अनिष्ट कार्य हो, कुछ अलग हो, जहां कुछ भी लगे कि नहीं भ्रष्टाचार हो, करप्शन हो या कुछ का भी उम्मीद लगे तो आपको पंचायत के जो मुखिया हैं उनको सूचित करना है, उनको इसके रिगार्डिंग अवेयर भी करना है कि आप ऐसा कीजिएगा तो इससे ये नुकसान है, इससे ऐसा ऐसा है। आपको समझाना भी है टोटल। प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत की प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात ग्राम पंचायत की बैठक में उसे रखा जाएगा तथा विहित पदाधिकारी को निर्दिष्ट समय के भीतर भेजना होगा। तो ये तो सिंपली एक प्रोसीजर है कि आपका जो भी योजना है, जो भी कार्य सूची में तैयार कीजिए, उसको जो है अधिकारी को भेजिए ताकि अधिकारी जो है उस योजना के अकॉर्डिंग जो है बिल पास कर सके वगैरह वगैरह। ग्राम पंचायत को संपत्ति का लेखा रखना होगा तथा प्रत्येक वर्ष भौतिक रूप से सत्यापन करना होगा। अब जो भी संपत्ति है ग्राम पंचायत की उसको जो है आपको एक सर्वे करना होगा। इसका सिंपली यही मतलब है कि आपको फिजिकली जाकर के बहुत कुछ चेक भी करना होगा सर्वे में कि नहीं ये बना है कि नहीं बना है। मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल ग्राम पंचायत की संपत्ति से लेना देना, जैसे जो आपका ग्राम पंचायत में किसी पंचायत में सरकारी कुआं खोदा गया है तो वो सरकारी संपत्ति है। अब उसका जाकर के आपको जो फिजिकली जाकर के देखना होगा कि वो वर्केबल है या नहीं है, नहीं है तो फिर उसमें क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और है तो ठीक है, नलकूप वगैरह से करने होंगे और भी ढेर सारे जो है प्रोसीजर से जिसको आपको देखना होगा। ठीक है, तो मेन काम यही था। अब आते हैं वेतन एवं भत्ते पर, जिस पर सबकी नजर होती है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कर्तव्य थे जिनकी जानकारी अभी नहीं दी गई। ठीक है, अगर वैसे लगेगी आप लोगों को तो आप लोग बोलिएगा, उसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो ही बन जाएगा। मोटा मोटी
50 से 60 कर्तव्य और हैं जो आपको पूरा करना है, लेकिन ये जो थे प्रमुख थे जो आपको करना चाहिए था, करना चाहिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप एक अच्छे पंचायत माने जाएंगे। अब आते हैं वेतन और भत्ते में। तो इसका एक्चुअल पे जो होगा वो आपका लमसम 21,000 के आसपास आपकी एक्चुअल पे होगा, जिसमें आपका 38% जो है डीए मिलेगा एक्चुअल पे का, जो कि 7,980 रुपये के समथिंग हो रहा है, जो उसमें 21,000 में ऐड हो जाएगा। प्लस एक एचआरए मिलेगा आपको 9% के अप्रॉक्स, जो एक्चुअल पे है उसका 9% मिलेगा, तो वो भी 1890 रुपये का अप्रॉक्स होगा। और एक मेडिकल अलाउंस भी जो है 1000 रुपीज के आसपास होगा। तो इन चारों को मिला करके जो है 31,870 रुपया आपका जो है बेसिक पे बनेगा पहला मंथ का। अब इसमें जो है आपका पीएफ भी कटेगा, क्योंकि अब आप जो है ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ने जा रहे हैं, तो एक पीएफ भी कटेगा जो कि 12.5% के आसपास कटेगा। तो मान के चलिए ना, वही 28 साढ़े 28 हजार के आसपास ऑन हैंड सैलरी आपको पर मंथ इसमें मिलेगी। तो एटलीस्ट जो है उम्मीद है आप लोग इस वीडियो से टोटली जो है अवेयर होंगे। आपका जो भी जानकारियाँ थी वो लमसम लमसम क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। और अगर किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हो, दिक्कत हो, तो आप लोग हम लोग से ग्रुप में डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली कमेंट कीजिएगा। हम लोग हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग छात्रों तक डायरेक्टली पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग सभी को ईश्वर अच्छे रास्ते दिखाएं और आप लोग सभी के जीवन में खुशियां आए। थैंक यू।